हेलो बच्चों, ठीक ठाक होंगे आप लोग। ऐसी मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। और परिश्रम से आप लोग अपना अध्ययन क्रम जारी रखे होंगे। और एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर स्वागत करते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। और आपसे आग्रह है कि यदि कोई पहली बार इस चैनल को देख रहे हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो देखते हुए अब तक सब्सक्राइब न किए हों ये सब्सक्राइब कर लें। उसका लाभ यह होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा वो आपके मोबाइल पर सिंबल पहुंच जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि कोई वीडियो आया हुआ है। इसके अलावा आप लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, इसको सेव कर लीजिए। सेव बटन दबाने के बाद जब सेव हो जाएगा तो आप ऑफलाइन मोड में भी इस वीडियो को, जो आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। आज हमारे अध्ययन का जो मुख्य बिंदु है वह संघीय व्यवस्थापिका का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उसके अंतर्गत अब तक हमने लोकसभा के शक्तियों का अध्ययन किया, फिर राज्यसभा की शक्तियाँ, उसके कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें हमने यह देखा कि संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे, उन लोगों ने लोकसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं। उसकी तुलना में राज्यसभा की शक्तियां काफ़ी गौण हैं, काफ़ी सीमित हैं। हमने यह भी देखा कि संसद मुख्य रूप से 3 अंगों से मिलकर के बनी हुई है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और इन तीनों अंगों में लोकसभा का महत्व सर्वाधिक है, जबकि अलग अलग इन तीनों अंगों का महत्व अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त है, प्रतिष्ठित अंग हैं। लेकिन उसमें भी जनता का प्रतिनिधि संस्था होने के कारण लोकसभा की शक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अब हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला विषय है, अगला प्रश्न है, वह है धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। हम अगला प्रश्न लिखेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। अब वह हेडिंग आप डाल लेंगे, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर, हेडिंग रहेगी। प्रश्न है धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके अपने कोर्स के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। हेडिंग आप डाल लीजिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। भारतीय संविधान के में 2 प्रकार के विधेयकों की परिकल्पना की गई है, धन विधेयक और वित्त विधेयक। प्रायः हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इन दोनों विधेयकों को एक ही अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन इन दोनों विधेयकों में पर्याप्त, हेडिंग डाल लीजिए आप, हेडिंग रहेगी आपकी धन विधेयक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार कोई विधेयक, धन विधेयक उस समय समझा जाएगा जब उसमें केवल निम्नलिखित सभी, यानी जो अभी हम समझने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, उनमें से सभी प्रावधान या कोई एक प्रावधान रहेगा तो वह विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा। वे प्रावधान जिसके रहने से, उपस्थित होने से कोई विधेयक धन विधेयक माना जाता है, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 लिखिए, कर लगाना, कर कम करना या उसे बढ़ाना, उसे नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना। ठीक है, कर लगाना, उसे कम करना या उसमें वृद्धि करना, अथवा उसे नियमित करना या उसमें कोई परिवर्तन करना, संशोधन करना। नंबर 2, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या उसमें कोई आर्थिक परिवर्तन करना। नंबर 3, भारत की आकस्मिक निधि में कुछ धन जमा करना या निकालना। हर देश की एक इमरजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि होती है, उस निधि से जब कुछ धन निकालना हो
या उसमें कुछ धन जमा करना हो, वह उससे संबंधित विधेयक धन विधेयक कहा जाएगा। चौथा लिखिए, धन की आय तथा व्यय संबंधी किसी अन्य प्रकार का विषय, यानी यह चारों जो हमने अभी देखा है, यह चारों विषय एक साथ या इनमें से कोई एक यदि उपस्थित है किसी विधेयक में तो वह विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। इसमें एक विशेष बात यह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या किसी अन्य प्रकार का विधेयक, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका प्रमाण पत्र देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। और एक विशेष बात यह है कि उसका यह निर्णय अंतिम है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णय पर चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी न्यायालय में या किसी अन्य संस्था में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इस संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है। जब आगे अगली कक्षाओं में जाएंगे आप बीए वगैरह में, तो एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक सरकारें, एक आपको विषय पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें विश्व भर के प्रमुख देशों के संविधानों की और सरकारों की तुलना हम करते हैं, तो उसमें हम यह पाते हैं कि जो भारतीय लोकसभा अध्यक्ष की यह शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, यह केवल भारत के संसद के लोकसभा के अध्यक्ष को ही मिली है। यानी इस संदर्भ में भारतीय लोकसभा अध्यक्ष दुनिया के किसी भी संसद की लोकसभा अध्यक्ष की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अब उसके आगे आप लिखेंगे, धन विधेयक की संवैधानिक स्थिति इस प्रकार है। नंबर 1, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। नंबर 2, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। नंबर 3, विधेयक प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर यह आवश्यक है कि लोकसभा को वह विधेयक धन विधेयक राज्यसभा वापस कर दे। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो वह विधेयक पारित मान लिया जाएगा, अपने आप पारित मान लिया जाएगा। चौथा नंबर आप डालेंगे कि राज्यसभा की सिफारिश को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अब यह तो धन विधेयक के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि वित्त विधेयक क्या है। इस विधेयक को वित्त विधेयक कहा जा सकता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(2), 117(1) इसे लिखेंगे 117 पुष्ट में 1, 117 पुष्ट में 2, ऐसे लिखा जाएगा। 117(1) और 117(2 इस तरह लिखा जाएगा। तो वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(2) में किया गया है, जबकि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं। ऐसे वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वे वित्त विधेयक कहलाते हैं। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे मुख्य रूप से राजस्व या व्यय से संबंधित बातें रहती हैं। अब अगले हेडिंग डाल लेंगे आप, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक में अंतर। इसके बाद अभी हमने यह अध्ययन किया कि धन विधेयक किसे कहा जाता है, उसके बाद हमने देखा वित्त विधेयक किसे कहा जाता है। अब हम इन दोनों की प्रकृति में क्या अंतर है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप लिखिए, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक में अंतर। नंबर 1, इन दोनों विधेयकों में यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर सिर्फ तकनीकी स्वरूप का है, केवल टेक्निकल अंतर है, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। वित्त विधेयक अपने अंदर धन विधेयक के उपबंध को भी समेटे हुए रहता है।
यानी जो वित्त विधेयक है वह अपने अंदर धन विधेयक के उपबंध को भी समेटे हुए है। यानी सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। अर्थात अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी भी मामले का उपबंध, जो हमने धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में क्या लिखा है इसके पहले हमने अध्ययन किया है, तो उसमें जो भी उपबंध सम्मिलित किए गए हैं वे वित्तीय विधेयक में भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य खर्च भी वित्त विधेयक में सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो यह आवश्यक नहीं है। नंबर 2, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। राज्यसभा को इसके रोकने या इसमें सम्मत देने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि वित्त विधेयक को राज्यसभा को रोकने, उसमें अपना संशोधन करने या उस संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करने की शक्ति प्राप्त है। यह अलग बात है कि वो उसे लोकसभा स्वीकार करे या न करे, वह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को न तो अपनी सहमत या संशोधन या रोकने कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा है आने वाले वर्ष के लिए, यानी जब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद का बजट सेशन होता है, उसमें आने वाले वर्ष के लिए सरकार सब वित्तीय प्रस्ताव एक विधेयक में सम्मिलित करती है, जो वित्त विधेयक कहलाता है, जिसे हम बजट कहते हैं, जिसके बारे में प्राय हम सभी लोग जानते हैं, जो प्रायः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में होता है। चौथा है, इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि धन विधेयक पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद लागू होता है। धन विधेयक के जो प्रावधान हैं वे पूरी तरह, जब उसकी वैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद वह क्रियान्वित किए जाएंगे। लेकिन वित्त विधेयक संसद में पेश होते ही क्रियान्वित हो जाता है। वित्त विधेयक जो ही संसद में प्रस्तावित किया जाता है वह तत्काल क्रियान्वित हो जाता है। यही मुख्य अंतर है धन विधेयक और वित्त विधेयक में। और मुझे उम्मीद है कि अब इसी के साथ यह प्रश्न समाप्त हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी रुचि अब बढ़ रही होगी। अब पुनः हम एक नए प्रश्न और एक नए विचार, एक नए अध्याय के साथ अगले दिन उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।